जो भाषा के नाम पर दुकान चलाते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उनको मजबूत जवाब। भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। मान्यवर क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं। मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आते हैं। कैसे हम विरोध कर सकते? क्या बात करते हो? हमने भाषाओं के लिए काम किया है। हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में किया है। और मैं आज इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार को, 2 साल से हम कह रहे हैं आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते हो। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में तमिलनाडु में बनाएंगे। आने वाले भाषा के नाम पर जो जहर फैला रहे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हजारों किलो परसेंटेज बढ़ाने के लिए 888 सीट है सर, जो नई पार्लियामेंट है। 888 सीट्स, 850 लगा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 860 कर लेंगे। ये इनका पहले से ही प्लान था कि साउथ को डिक्रीज कर देंगे, नॉर्थ को इंक्रीज कर देंगे, जहां जहां से हम जीतते हैं। अब यूपी की हो सकता है 125 से ज्यादा हो जाए, 125 से ज्यादा हो जाए, 146 भी हो सकती हैं। डिपेंड्स के मूलधन 100, अगर ये 850 करते हैं, 870 कर दी तो ज्यादा भी हो सकती है। तो इस मामले में हम आपके साथ हैं। भगवंत मान जी ने इसको एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ से पेश किया कि उनका ऐसा प्लान है कि वो ऐसा करेंगे। तो ये बात तो हमारा संविधान कह रहा है, हमारा सिस्टम ही कह रहा है कि सेंसस के बाद आबादी के आधार पर आप सीटों का बंटवारा एक नए सिरे से करेंगे। तो ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है। ये अगर कांग्रेस की सरकार हो तो उसको भी करना पड़ेगा, ये केवल एक फैक्चुअल बात। लेकिन आपने उनको सुना, दक्षिण भारत के साथ नाइंसाफी करेगी केंद्र की सरकार परिसीमन में, ये शक है। देखिए, अमित शाह जी ने इसका बहुत अच्छे से जवाब दिया और उसके पहले भी जवाब दिया हुआ था। चूंकि अब ये दक्षिण बनाम उत्तर भारत का जो विवाद भाषा का चल रहा है और अब इसे परिसीमन के माध्यम से देखा जा रहा है, लेकिन अगर जनगणना, अगर जनसंख्या आधार होगी तो ये तो तय है ना कि भाई उत्तर भारत की जनसंख्या ज्यादा। अगर 2011 की अगर जनसंख्या आप देखोगे तो उत्तर भारत के जो दक्षिण भारत के जो 5 राज्य है उनकी पॉपुलेशन 25 करोड़ के करीब है और उत्तर भारत के 50 करोड़ के करीब है। और आखिरी बार जो परिसीमन हुआ था 1976 में, जो 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था, तो तब 54 करोड़ के करीब पॉपुलेशन थी कंट्री की, तो 10 लाख को आधार माना गया था। उसके हिसाब से 543 सीटें का एडजस्टमेंट हुआ था। तो जनसंख्या तो आधार रहेगी। सरकार पहले तो अभी जनगणना हो भी नहीं है, सरकार को पहले जनगणना करवाना है। 2011 के हिसाब से करती है सरकार, या 2021 में जनगणना करवा के उसके आधार पर परिसीमन करती है। सरकार को तय करना है, सरकार जनगणना करवाएगी, जनगणना जिस हिसाब से आएगी उस हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। तो यह कह देना कि भाई उत्तर भारत की सीटें नहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी और हमारी सीटें कम होंगी, मुझे लगता है ठीक नहीं। सीटें तो उत्तर भारत की बढ़ेंगी। नहीं सर, देखिए अगर जनसंख्या में भी अगर नहीं सर, उनका बात ये ठीक है कि दक्षिण भारत के राज्यों ने आबादी पर बेहतर काबू पाया उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में। वो ये कह रहे हैं कि चूंकि परिसीमन या नंबर ऑफ सीट्स ये डिपेंड ही करता है जनसंख्या पर, जहां जनसंख्या ज्यादा वहां ज्यादा सीटें, जहां जनसंख्या कम वहां कम सीटें। तो इस लिहाज से उत्तर भारत को लोकसभा में ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। ये बात तो सही है, लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा प्रो रेटा बेसिस में, क्योंकि कोट कर रहा हूं, इसमें कोई गलत बात नहीं जानी चाहिए। क्या अमित शाह जी के कहने का मतलब यह है कि जो रेशियो आज अलग अलग राज्यों का बना हुआ है सीटों का, वो चाहे सीटें कितनी भी हों वो रेशियो नहीं बदलेगा? बिल्कुल, प्रो रेटा का मतलब यह है कि जो आधार जो बना हुआ है उसी आधार पर उसी तरह से, मतलब सीटें तो बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ी है, सीटें बढ़ेंगी, तमिलनाडु की भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि उसकी नहीं, तमिलनाडु की आबादी घटी नहीं है, कम बढ़ी, रेशियो में उसमें आबादी में कम बढ़ा है। तो प्रो रेटा का मतलब है कि उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा जिस तरह से सीट्स बनाई गई हैं। अब 2-3 बातें समझने की। देखिए, ये झगड़ा कोई आज स्टालिन साहब का नहीं है,
पहली बात तो ये समझने की, स्टालिन साहब को विलन बनाने से पहले हमें समझना चाहिए 1971 के बाद हमने डिलिमिटेशन पर काम नहीं किया, ठीक है, उसको हमने 76 तक बनाया। फिर बात आई कि 42nd अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कहा गया कि भाई अभी इसको रोक दिया जाए, क्योंकि उस समय भी यही झगड़ा हो रहा था। इसी झगड़े के डर से तो नहीं किया ना पहले भी, हम इसको फिर 1976 से टाल रहे हैं। फिर 2000 में वाजपेयी सरकार आई, उस समय भी यही बड़ा विवाद था, और तब नायडू साहब उनके साथ हुआ करते थे, तब भी ये बड़ा विवाद हुआ। तो उस समय 84th अमेंडमेंट लाके पार्लियामेंट में उसको 2026 तक के लिए फ्रोजन कर दिया। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन उसका मतलब ये होता है, क्योंकि जो आबादी बढ़ रही है, आप 1951 में देखें तो हमारे पास 7,30,000 का वो थी पॉपुलेशन एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पर, जो 71 में आके हो गई 10 लाख, और आज की तारीख में एक एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख भी है। ज्यादा से मलकागिरी तो 31 लाख है, हाँ, मतलब तेलंगाना में, नॉर्मली तो इसलिए, और लक्षद्वीप 50,000 है, 90,000 के करीबन है वहां पर। तो उस पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करके, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव के पास यदि 30 लाख लोग हैं तो उसकी नुमाइंदगी नहीं हो सकती, तो ये डिलिमिटेशन उसका पर्पज भी है। लेकिन प्रो रेटा बेसिस का मतलब ये साफ है कि जो आधार पर आज सीटें हैं उसी आधार पर मोटे तौर पर बदलाव होगा। नहीं, लेकिन अगर मैं 848 सीट्स की बात हुई नहीं, लेकिन सर जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि आप आबादी के हिसाब से डिलिमिटेशन करेंगे,